नमस्कार दोस्तों, स्क्रीनेस पार्ट फर्स्ट की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विषमता के संबंध में अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम यह जानेंगे कि विषमता के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो कि इसमें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल हो सकता है और उसकी कर्व का शेप किस प्रकार का होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। पार्ट सेकंड का जो क्लास होगी उसमें हम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्क्वीनेस के संबंध में हम जानेंगे कि विषमता के माप की कौन कौन सी विधियां हैं और डिफरेंस बिटवीन स्क्वीनेस एंड डिस्पर्जन अर्थात अपकिरण और विषमता के मध्य जो अंतर है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्क्वीनेस अर्थात विषमता के अध्ययन की हमें आवश्यकता क्यों है। हमने सबसे पहले अध्ययन किया था सेंट्रल टेंडेंसी का, अर्थात जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उनमें हमने समांतर माध्य, मध्य का, भवलक, हरात्मक माध्य और गुणोत्तरक माध्य का अध्ययन किया था और उन सभी से हमें एक प्रतिनिधि मूल्य की जानकारी मिलती है, एक सिंगल वैल्यू मिलता है जो उस डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में हमने जो अध्ययन किया था वो अपकिरण के माप अर्थात मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का हमने अध्ययन किया था और अपकिरण के माप के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से माध्य विचलन और परमाप विचलन का अध्ययन किया था। और माध्य विचलन और जो परमाप विचलन होते हैं उनसे यह जानकारी मिलती है कि केंद्रीय मूल्य के दोनों और डेटा सीरीज में मूल्यों का बिखराव किस प्रकार का है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि दो डेटा सीरीज के अंतर्गत उनका केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य अर्थात उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि समांतर माध्य है वो दोनों डेटा सीरीज में बराबर हों। इसी प्रकार से हो सकता है कि दोनों डेटा सीरीज के अंतर्गत अपकिरण के माप में जिससे परमाप विचलन है वो भी दोनों डेटा सीरीज के अंदर बराबर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम तुलना दोनों डेटा सीरीज की तुलना किस प्रकार से करें। तो इसके लिए जो हमें आवश्यकता होती है वो विषमता की आवश्यकता होती है, क्योंकि विषमता के अध्ययन से हमें इस बात की जानकारी मिल जाती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मूल्य है उसके दोनों ओर जो मूल्यों का जो बिखराव है उनका डायरेक्शन किस प्रकार का है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर बेल शेप्ड कर्व है वहाँ पर। क्योंकि जब हम रेखा चित्र पर अंकित करते हैं आवर्ती वितरण को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उसमें या तो हमें बेल शेप्ड कर्व मिलता है और बेल शेप्ड कर्व मिलता हो तो वहाँ पर विषमता नहीं होती है। लेकिन यदि बेल शेप्ड कर्व न हो करके अर्थात सिमेट्रिकल न हो करके एसिमेट्रिकल हो और एसिमेट्रिकल में वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है अर्थात जो डायरेक्शन की जो हमें जानकारी जो मिलती है वो विषमता से ही हमें मिलती है। तो इसलिए हमें विषमता के अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि अपकिरण के माप और केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं इन दोनों से ही हमें जो शेप की जो जानकारी है, शेप की जो अर्थात जो आकृति है या जो स्वरूप है उसकी जानकारी वो हमें नहीं मिलती है। अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के जो और अपकिरण के माप है वो हमें जानकारी नहीं मिलती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति से मूल्यों का बिखराव या प्रसार या स्वरूप शेप है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, ये जानकारी हमें नहीं मिलती है। दोनों ही हो सकता है, इसमें सिमेट्रिकल हो सकता है या फिर एसिमेट्रिकल हो सकता है। तो इसमें जो स्वरूप की जो जानकारी है, ये जो जानकारी है वो हमें मिलती है अपकिरण से, विषमता के अध्ययन से हमें जानकारी मिलती है। अपकिरण से तो केवल हमें बिखराव की जानकारी या प्रसार की जानकारी हमें मिलती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य जैसे समांतर माध्य हो सकता है उसके दोनों ओर बिखराव या प्रसार किस प्रकार का है, तो जानकारी हमें मिल जाती है। लेकिन उसका जो शेप है वो किस प्रकार का है
क्या वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, वो जो जानकारी हमें मिलती है वो विषमता स्क्यूनेस से हमें मिलती है। तो इसलिए हम वहाँ पर जो प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं, विषमता के माप का हम प्रयोग करते हैं। और ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल हो सकता है। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के संबंध में हम जान लेते हैं कि आवर्ती वितरण अर्थात फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रकार है वो कितने होते हैं। तो दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है सिमेट्रिकल होता है, जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, और जो दूसरा होता है वो एसिमेट्रिकल, असममित होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं सिमेट्रिकल के अंतर्गत क्या होता है। सिमेट्रिकल हम उसे कहते हैं जब फ्रीक्वेंसी है वो एक निश्चित क्रम में बढ़े और बढ़ने के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर मैक्सिमम हो जाए अर्थात अधिकतम हो जाए, और इसके पश्चात उसी क्रम में घटे जिस क्रम में वो बढ़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो कर्व जो बनता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, सिमेट्रिकल होगा, और उसका जो स्वरूप जो बनेगा कर्व का वो बेल शेप्ड होगा अर्थात घंटाकार आकृति उसकी होती है। और इसके अंतर्गत समांतर माध्य और मध्यका और बहुलक तीनों क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि यदि आवर्ती वितरण एक निश्चित क्रम में बढ़े और फिर एक निश्चित बिंदु पर अधिकतम हो जाए और फिर उसी क्रम में घटे अर्थात उसी क्रम में घटे, इसका अर्थ है कि जिस क्रम में वो बढ़ रहा था उसी क्रम में यदि वह घटता है तो उसे हम सममित सिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसमें जो आवर्ती वितरण का जो वक्र होता है वो घंटे के आकार वाला होता है, बेल शेप कर्व होता है, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। और इसमें समांतर माध्य और मध्यका और बहुलक तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि विषमता की स्थिति में समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक की स्थिति किस प्रकार की होती है। तो यदि सममित है, सिमेट्रिकल है, तो वहाँ पर समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक तीनों बराबर होंगे, और एसिमेट्रिकल है तो तीनों वहाँ पर बराबर नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें मध्यका से प्रथम चतुर्थक अर्थात मीडियन से फर्स्ट क्वार्टाइल का जो डिफरेंस है और थर्ड क्वार्टाइल का मध्यका से जो डिफरेंस है वो बराबर होता है। इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि यदि एम का तात्पर्य है मीडियन से है, मीडियन में हम फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू को हम लेस कर दें और उसका जो डिफरेंस हमें जो मिलेगा वो थर्ड क्वार्टाइल में अगर हम मीडियन को घटा दें तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर होगा। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा। मध्यका से प्रथम चतुर्थक का अंतर और तृतीय चतुर्थक से मध्यका का जो अंतर होता है वो आपस में बराबर होगा। और यदि आपस में बराबर होता है तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर विषमता नहीं है, विषमता का अभाव है वहाँ पर। तो विषमता कहाँ नहीं होती है कि अगर मध्यका और प्रथम चतुर्थक का अंतर और तृतीय चतुर्थक और मध्यका का अंतर यदि बराबर है तो वहाँ पर विषमता नहीं होगी, और यदि समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक ये तीनों बराबर है तो वहाँ पर भी विषमता नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में जो कर्व जो होता है वो कैसा होता है, बेल शेप्ड कर्व होता है, घंटाकार आकृति वाला होता है। तो जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सममित आवर्ती वितरण किसे कहते हैं, तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि यदि आवर्ती वितरण एक निश्चित क्रम में बढ़े फिर एक निश्चित बिंदु पर अधिकतम होने के बाद उसी क्रम में घटे अर्थात जिस क्रम में वो बढ़ रहे थे, तो उसे सममित या परसामान्य वितरण कहा जाता है। तो परसामान्य वितरण में विषमता नहीं होती है। इसके बाद में हम अध्ययन इसमें करते हैं कि जो आवर्ती वितरण का जो कर्व होता है उसके सममित आवर्ती का जो आकृति वो किस प्रकार की होती है, वो बेल शेप्ड आकृति होती है। और इसको हम रेखा चित्र पर दर्शा देते हैं। एक्स एक्स पर जैसे कि हमने साइज़ को दर्शाया है, अर्थात एक्स की वैल्यू है 5, 10, 15, 20, 25 हो सकती है, और ओ वाई की तरफ हमने फ्रीक्वेंसी को दर्शाया है। और यहाँ पर जो एक डेटा सीरीज़ दी गई थी
उस डेटा सीरीज की में फ्रीक्वेंसी अर्थात एफ दिया गया, बारंबारता दी गई है, साइज़ उसका आकार है जो कि एक्स की वैल्यू है 5, 10, 15, 20, 25 हो सकता है। तो उसको यदि हम यहाँ रेखा चित्र के रूप में यदि दर्शा देते हैं तो उसकी जो आकृति जो बनती है उसकी आकृति वो इस प्रकार की आकृति होगी, अर्थात ये बेल शेप्ड आकृति इस प्रकार की बनी हुई होती है। और इस बेल शेप्ड आकृति के अंतर्गत जो होता है वो एक घंटाकार आकृति बनी हुई इसके अंतर्गत होती है। और इसके अंदर समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक तीनों क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। तीनों इसमें बराबर होते हैं क्योंकि यहाँ पर ओ वाई की तरफ फ्रीक्वेंसी दर्शाई गई है। और जैसे जैसे हम इस तरफ यहाँ बढ़ते जाएंगे, इस तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी यहाँ पर। और जहाँ फ्रीक्वेंसी अधिकतम है, फ्रीक्वेंसी अधिकतम कहाँ पर है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अधिकतम है। और तो जहाँ बारंबारता अधिकतम होती है वहाँ पर क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर जो निर्धारण होगा वो किसका होगा, बहुलक का निर्धारण हो जाएगा। और बेल शेप्ड कर्व के अंतर्गत तीनों ही यहाँ पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थमेटिक मीन एक्स बार अर्थात समांतर माध्य, एम मध्यका और जेड बहुलक तीनों क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। तो जब वक्र सममित आवर्ती वितरण के अंतर्गत जो कर्व होता है वो बेल शेप कर्व होता है और तीनों इसके अंतर्गत क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सममित आवर्ती वितरण कर्व होता है तो उसमें समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक कैसे होते हैं, तो तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम जान लेते हैं कि जब एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ऐसे स्थिति में समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक की क्या पोजीशन होगी और वहाँ पर विषमता की स्थिति कैसी होगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि असममित आवर्ती वितरण किसे कहते हैं। यदि आवर्तियों के बढ़ने और घटने के क्रम में अंतर हो तो उसे असममित आवर्ती वितरण कहा जाता है। बढ़ने और घटने के क्रम में अंतर हो, इसका अर्थ यह है कि जिस क्रम में आवर्ती बढ़ रही थी उस क्रम में आवर्तियाँ घटती नहीं हैं, बल्कि यह हो सकता है कि आवर्तियाँ या तो अधिक तीव्र गति से घटती है या फिर कम गति से घटती है, लेकिन उस क्रम में नहीं घटती है जिस क्रम में वो बढ़ती है। तो उसे हम असममित आवर्ती वितरण कहते हैं। सममित के अंतर्गत तो ये होता था कि आवर्तियाँ जिस क्रम में बढ़ती थी वो मैक्सिमम होने के पश्चात वापस उसी क्रम में घटती है जिस क्रम में वो बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस ये है कि जिस क्रम में वो बढ़ रही है और बढ़ने के पश्चात एक बिंदु पर मैक्सिमम हो जाएगी और फिर जब वो वापस जब घटती है तो वो घटने का जो क्रम है वो बढ़ने के क्रम के बराबर नहीं होता है, बल्कि उससे या तो तीव्र गति से गिरेगी या कम गति से गिरती हुई होती है। तो ये या तो उनमें दाईं ओर अधिक झुकाव होता है या फिर बाईं ओर अधिक उनका झुकाव होता है। तो इस स्थिति में समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक है वो भी बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो यही बताया गया कि आवर्ती वितरण वक्र वो घंटाकार न होकर दाईं या बाईं ओर अधिक झुकाव लिए हुए होता है। इसमें दाईं ओर बाईं ओर झुकाव लिए हुए होता है। इसका हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी जो डायग्राम है वो बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे इसको। इसमें समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक तीनों ही क्या बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर ये जो साइन दिया गया कि बराबर नहीं है तीनों ही। सममित में क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं, और एसिमेट्रिकल या असममित के अंतर्गत क्या होता है, तीनों बराबर नहीं होते हैं। और जब तीनों बराबर नहीं होते हैं तो इसमें क्या होती है, विषमता होती है। सिमेट्रिकल में विषमता नहीं होती है, लेकिन एसिमेट्रिकल में क्या होती है, विषमता, स्क्यूनेस की उपस्थिति होती है। और ये दो प्रकार की हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। यदि ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, धनात्मक विषमता है, तो इसमें आवर्ती वितरण वक्र का झुकाव क्या है, दाईं ओर अधिक होता है, तो दाईं तरफ अधिक झुकाव होगा। और यदि ऋणात्मक विषमता है तो इसमें आवर्ती वितरण वक्र का जो झुकाव होता है वो बाईं ओर अधिक होता है, जो झुकाव होगा वो बाईं ओर अधिक होगा। तो इसमें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक है वो असममित आवर्ती वितरण में क्या बराबर नहीं होते हैं, और
विषमता है वो दो प्रकार की, या तो धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है। जब धनात्मक होती है तो इसमें जो वक्र का जो झुकाव होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, और अगर नेगेटिव है स्क्यूनेस है तो जो कर्व का जो झुकाव होगा वो बाईं ओर अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में अधिक होता है। अभी हम इसका जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव स्क्यूनेस का देखेंगे और फिर इसमें नेगेटिव जो स्क्यूनेस में किस प्रकार का कर्व होता है उसके बारे में हम जानेंगे। पॉजिटिव के अंतर्गत हमने जैसा कि एक्स एक्स की तरफ हमने साइज या आकृति को दर्शाया है, ओ वाई की तरफ हमने फ्रीक्वेंसी को दर्शाया है, बारंबारता, और यहाँ पर जब उस डेटा सीरीज़ को प्रदर्शित हम करते हैं तो ऐसे स्थिति में जो आकृति जो बनेगी वो आकृति इस प्रकार की आकृति होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो आकृति है यहाँ से जब बढ़ना शुरू होती है तो यहाँ पर ये मैक्सिमम हो रही है, और मैक्सिमम होने के पश्चात जो घटने का जो क्रम है वो जिस प्रकार से तीव्र गति से बढ़ रही है उस तीव्र गति से घटती नहीं है, बल्कि उससे कम गति से ये घटती हुई होती है। तो यहाँ पर जो झुकाव है वो राइट हैंड साइड पर अधिक है, अर्थात दाईं तरफ इस कर्व का वो झुकाव है वो अधिक है। और जब दाईं तरफ झुकाव अधिक होता है तो उसको हम धनात्मक विषमता कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहाँ पर अधिकतम हो रही है, यहाँ पर अधिकतम हो रही है, और जब यहाँ पर अधिकतम है तो बहुलक कहाँ होगा, यहीं होगा बहुलक। तो यहाँ पर हमने बहुलक को दर्शाएंगे, इसके बाद में मध्य का होगा, और इसके बाद में जो होगा वो समांतर मध्य होगा। तो तीनों को हम यहाँ दर्शा देते हैं। तो इस क्रम से जैसे यहाँ पर ये जीरो है, और इस यहाँ से जब हम बढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या है, बहुलक है, उसके बाद में मध्य का है, और फिर समांतर मध्य। तो सबसे अधिक क्या हुआ, समांतर मध्य है, उससे कम मध्य का, और उससे कम बहुलक होता है। तो जब धनात्मक विषमता होती है तो सबसे अधिक क्या होगा, इसमें समांतर मध्य है वो सबसे अधिक होगा, उससे कम मध्य का, और उससे कम बहुलक होता है। तो ये धनात्मक विषमता की स्थिति में ऐसा होता है। और धनात्मक विषमता में जो कर्व होता है वो दाईं तरफ झुका हुआ होता है, राइट हैंड साइड में झुकाव लिए हुए होता है। इसके बाद में हम देखते हैं ऋणात्मक विषमता या नेगेटिव स्क्यूनेस। इसमें जब हम इसको डायग्राम के रूप में दर्शाते हैं डेटा सीरीज़ को, तो एक्स एक्स की तरफ जैसा कि हमने दर्शाया है साइज अर्थात आकृति एक्स की वैल्यू को हमने दर्शा रहे हैं, और ओ वाई की तरफ हमने जो फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहे हैं अर्थात बारंबारता को हम दर्शा रहे हैं। और इसको जब अंकित करते हैं तो जो आकृति जो हमें मिलती है वो आकृति इस प्रकार की हमें आकृति मिलती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब जीरो से यहाँ से जब बढ़ना शुरू करते हैं तो जिस क्रम में जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वो उस क्रम में नहीं घटती है, बल्कि तीव्र गति से यहाँ पर घट जाती है। तो बढ़ने का और घटने का जो क्रम है वो असमान है। यहाँ पर भी क्या बढ़ती तीव्र गति से है, घटती कम तीव्र गति से है। यहाँ पर बढ़ रही है वो कम तीव्र गति से, और घट रही है वो अधिक तीव्र गति से घट रही है। तो जीरो से हम यहाँ चलना शुरू करते हैं तो देख रहे हैं कि जहाँ फ्रीक्वेंसी अधिकतम है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुलक होगा, और उसके बाद में इस तरफ मध्य का, और यहाँ पर समांतर मध्य होगा। तो जीरो से इस तरफ हमने चलना जब शुरू किया है तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, समांतर मध्य है, अर्थात समांतर मध्य कम है, उस समांतर मध्य से अधिक मध्य का है, और फिर बहुलक है वो अधिक है। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक विषमता की स्थिति में सर्वाधिक जो अधिक होता है वो बहुलक होता है, सबसे अधिक बहुलक होता है, उससे कम मध्य का मीडियन, और उससे कम अर्थमेटिक मीन होता है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कौन सा कम होता है या कौन सा अधिक होता है, ये आपके यहाँ पर इससे स्पष्ट हो जाता है। तो इस क्लास में हमने ये जाना कि विषमता के अध्ययन की हमें आवश्यकता क्यों है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है कितने प्रकार का होता है, और सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो कर्व है उसकी शेप किस प्रकार की होती है, और एसिमेट्रिकल के अंदर हमने देखा कि जो स्क्वेनेस है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव जब स्क्वेनेस होती है तो
मोड, मीडियन और अर्थमेटिक मीन की पोजीशन है वो कहाँ पर होती है, उसका भी हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट जो क्लास होगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्क्वेनेस का हम अध्ययन करेंगे, और डिस्पर्जन और स्क्वेनेस में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम विस्तार से उस पर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।